आज की इस चर्चा का आधार है अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स का यूनिट 11। ये एक बहुत ही विस्तृत दस्तावेज है। और ये चर्चा मुख्य रूप से उन बैंकर्स के लिए है जिन्हें ऑडिट प्रक्रिया के बुनियादी स्पष्टीकरण की जरूरत है, और साथ ही कोई भी व्यक्ति जो बैंकिंग सुरक्षा का एक हाई लेवल सिंथेसिस समझना चाहता है उसके लिए भी ये बहुत काम की चीज है। बिल्कुल, क्योंकि अक्सर लोगों को लगता है कि ऑडिट का मतलब सिर्फ कुछ बोरिंग से बही खातों की गणितीय जांच करना है। सच करूं तो पहले मुझे भी यही लगता था, लेकिन आज हम ये समझेंगे कि कैसे ये पूरी प्रक्रिया बैंक की सुरक्षा और हमारी पूरी अर्थव्यवस्था के लिए एक अर्ली वार्निंग सिस्टम, मतलब एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली बन चुकी है। ये परिदृश्य जो शुरुआत में ब्रांच मैनेजर का दिया गया वो आज की चर्चा के लिए एकदम सटीक है। क्योंकि देखिए, जब हम बैंकिंग की बात करते हैं तो हम किसी एक व्यक्ति की निजी तिजोरी की बात नहीं कर रहे होते जी। इसमें भारी मात्रा में जनता का पैसा और अर्थव्यवस्था का जोखिम शामिल होता है। अगर वो मैनेजर अपने नए सिस्टम में रिस्क मैनेजमेंट को प्रभावी ढंग से लागू नहीं करता है तो इसका असर सिर्फ उसकी ब्रांच पर नहीं, बिल्कुल पूरे बैंक पर पड़ सकता है। बिल्कुल पूरे बैंक पर पड़ सकता है। इसीलिए ऑडिट की इन प्रणालियों और उनके पीछे के क्यों को समझना बहुत जरूरी है। एक स्वस्थ और सुरक्षित वित्तीय व्यवस्था के लिए ऑडिट एक ढाल का काम करता है। तो चलिए इस ढाल को थोड़ा करीब से देखते हैं। अगर हम ऑडिट की बुनियादी परिभाषा की बात करें तो हमारी आज की स्रोत सामग्री में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिन्हें हम CAG कहते हैं, हाँ CAG, उनका ये एक बहुत ही दिलचस्प कथन है। वो ऑडिट को वित्तीय नियंत्रण का साधन कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल। जी। इसका मूल काम है मालिक की ओर से संपत्ति की रक्षा करना, चाहे खतरा लापरवाही से हो, फिजूल खर्ची से हो या फिर सीधे सीधे धोखाधड़ी से हो। या जो बात सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है वो है ऑडिट के नजरिए में आया एक बहुत बड़ा बदलाव, जिसे हम एक पैराडाइम शिफ्ट कह सकते हैं। वो कैसे? ऐतिहासिक रूप से देखें तो पहले ऑडिट का काम सिर्फ ये जांचना होता था कि हिसाब किताब गणितीय रूप से सही है या नहीं, मतलब डेबिट और क्रेडिट का जोड़ मिल रहा है या नहीं। सिर्फ नंबर्स मैच करने होते थे। हाँ, लेकिन आज के समय में अंक गणितीय सटीकता से कहीं ज्यादा जोर इस बात पर है कि खाते उचित और सही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं या नहीं, जिसे ट्रू एंड फेयर रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। एकदम सही। वित्तीय स्थिति की जो तस्वीर कागजों पर या स्क्रीन पर पेश की जा रही है वो कितनी पारदर्शी और वास्तविक है, ये जांचना असली ऑडिट है आज के समय में। और यहीं पर मुझे लगता है तकनीक का रोल सबसे बड़ा हो जाता है, क्योंकि मैंने नोट्स में एक बहुत ही दिलचस्प लाइन पढ़ी थी, टिक्स से क्लिक्स तक का सफर। हाँ, ये बहुत ही सटीक लाइन है। इसका क्या मतलब है? क्या अब ऑडिटर्स कागज पर वो लाल पेन से टिक नहीं लगाते? बहुत हद तक हाँ, अब ऐसा नहीं होता। पहले ऑडिटर्स फाइलों के पहाड़ में बैठकर वाउचर्स और लेजर पर सही का निशान, मतलब टिक लगाते थे। इसे ऑडिटिंग अराउंड द कंप्यूटर कहा जाता था। मतलब कंप्यूटर से जो प्रिंट आउट निकला बस उसे मैन्युअली चेक कर लिया। लेकिन आज तो डेटा इतना विशाल है कि कोई भी इंसान मैन्युअली उसे चेक ही नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं कर सकता। इसीलिए अब ऑडिटिंग थ्रू द कंप्यूटर का जमाना है। टिक्स अब माउस और कीबोर्ड के क्लिक्स में बदल गए हैं। इसी के लिए वो CAATS यानी कंप्यूटर एडेड ऑडिट टेक्निक्स का इस्तेमाल होता है ना? जी, CAATS। इसके जरिए ऑडिटर्स अब खुद सिस्टम के अंदर जाकर डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करके लाखों लेन देन को कुछ ही मिनटों में खंगाल लेते हैं। बाप रे, ये तो बहुत पावरफुल है। इसका मतलब तो ये हुआ कि अब कोई भी गलती ऑडिटर की नजर से बच ही नहीं सकती। यहाँ हमें थोड़ा यथार्थवादी होना पड़ेगा। अच्छा। देखिए, ऑडिट की अपनी कुछ अंतर्निहित सीमाएं भी होती हैं। कोई भी ऑडिटर जादूगर नहीं होता है। जाहिर है। एक बड़े बैंक में रोजाना करोड़ों UPI और कार्ड ट्रांजैक्शंस होते हैं। ऑडिटर हर एक लेन देन की जांच नहीं कर सकता, उसे सैंपलिंग पर निर्भर रहना पड़ता है। कुछ सैंपल्स निकालकर चेक करना। हाँ, और उसे कई मामलों में प्रबंधन द्वारा दिए गए स्पष्टीकरणों पर भी भरोसा करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, ऑडिटर केवल अपनी एक राय व्यक्त कर सकता है, मतलब एक ओपिनियन दे सकता है। बिल्कुल। वो कोई 100% गारंटी नहीं दे सकता कि कहीं कोई भी गलती या धोखाधड़ी नहीं हुई है। तो अगर ऑडिटर हर चीज चेक नहीं कर सकता और वो सिर्फ एक राय दे रहा है, तो फिर ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है? यहीं पर शायद आधुनिक बैंकिंग का हृदय, जिसे जोखिम आधारित आंतरिक ऑडिट कहते हैं, तस्वीर में आता है। RBIA। हाँ, रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट। लेकिन जब मैं इसके बारे में पढ़ रही थी तो ये मुझे थोड़ा दार्शनिक लगा। वो क्यों? क्योंकि दस्तावेज में कहा गया है कि RBI जोखिमों का ऑडिट नहीं करता,
बल्कि जोखिम प्रबंधन के तरीके का ऑडिट करता है। आसान भाषा में इसका क्या मतलब हुआ? इसे ऐसे समझते हैं, पुराने समय का ऑडिट एक तरह का पोस्टमार्टम था। पोस्टमार्टम। हाँ, कोई लेन देन हो गया, उसके बाद ऑडिटर आकर देखता था कि नियम टूटे या नहीं। मान लीजिए कोई फाइल है जिसमें हस्ताक्षर नहीं है, तो पुराना ऑडिटर उसे लाल पेन से मार्क कर देगा कि यहाँ गलती हुई है। लेकिन आरबीआई भविष्य की ओर देखता है। वो ये नहीं पूछता कि इस फाइल पर हस्ताक्षर क्यों नहीं है, वो ये पूछता है कि हमारा सिस्टम इतना कमजोर क्यों है कि बिना हस्ताक्षर के फाइल प्रोसेस हो गई। ओह, तो वो रूट कॉज पर जाता है। बिल्कुल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2002 और 2021 के अपने दिशा निर्देशों के जरिए इसी प्रणाली को लागू करवाया है। ये इस बात का मूल्यांकन करता है कि बैंक भविष्य में आने वाले जोखिमों की पहचान करने और उन्हें रोकने के लिए कितना तैयार है। मतलब ये बीमारी का इलाज करने के बजाय बीमारी को होने से रोकने के तरीके पर फोकस करता है। एकदम सही। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है, अगर उस ब्रांच मैनेजर का ही बॉस ऑडिटर हो, तो वो तो अपनी ब्रांच की गलतियों को छिपाने का दबाव डाल सकता है ना? इस प्रणाली में निष्पक्षता कैसे आती है? निष्पक्षता के लिए स्वतंत्रता और अधिकार सबसे जरूरी तत्व हैं। नियम बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जो हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट होते हैं, जिन्हें HIA कहते हैं, वो किसी भी बिजनेस वर्टिकल को रिपोर्ट नहीं करते। वो सीधे बोर्ड की ऑडिट समिति को रिपोर्ट करते हैं, ACB को। तो बीच में कोई और मैनेजर नहीं होता? कोई नहीं। और उनका कार्यकाल भी कम से कम 3 साल का तय किया गया है, ताकि वो बिना किसी डर या दबाव के अपना काम कर सकें। एक क्रिकेट अंपायर की तरह, जिसे किसी भी टीम के कप्तान से डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल एक अंपायर की तरह। और अंपायरिंग निष्पक्ष रहे, इसके लिए एक और बहुत महत्वपूर्ण नियम है। वो क्या है? पारिश्रमिक या रेम्यूनरेशन का नियम। ये सुनिश्चित किया गया है कि ऑडिट स्टाफ का वेतन या उनका बोनस उन बिजनेस लाइंस के वित्तीय प्रदर्शन से बिल्कुल नहीं जुड़ा होना चाहिए जिनका वो ऑडिट करते हैं। अच्छा, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। सोचिए, अगर किसी ऑडिटर का बोनस इस बात पर निर्भर करेगा कि उस नए ब्रांच मैनेजर की ब्रांच ने कितना मुनाफा कमाया है, तो वो वहां की खामियों या खराब लोन्स को क्यों उजागर करना चाहेगा? वो तो उन्हें छुपाने की ही कोशिश करेगा ताकि उसे बोनस मिले। हाँ, तो इसी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या हितों के टकराव को रोकने के लिए ये नियम बहुत जरूरी है। ये बात पूरी तरह से लॉजिकल है। अब थोड़ा उस ब्रांच मैनेजर पर वापस आते हैं जो नया कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर लगा रहा है। चलिए, मान लेते हैं उसका सिस्टम चालू हो गया है। अब उसे किन किन ऑडिट्स का सामना करना पड़ेगा? अगर हम ऑडिट के प्रकारों को विषय के अनुसार समझें, तो सबसे पहला और रोजाना सामना होने वाला ऑडिट कौन सा है? सबसे पहला है समवर्ती ऑडिट, यानी कॉन्करेंट ऑडिट। इसे हमें एक रियल टाइम चेक कह सकते हैं। ये लगातार चलता रहता है। जैसे जैसे ब्रांच में लेन देन होते हैं, साथ ही साथ उनकी जांच भी होती रहती है। उस मैनेजर के लिए ये सबसे बड़ी सुरक्षा परत है। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? फायदा ये है कि ये अनियमितताओं को शुरुआत में ही खत्म कर देता है। अंग्रेजी की वो कहावत है ना, निप्ड इन द बड। बिल्कुल। इसका कोई उदाहरण देकर समझाएंगे? उस नए सॉफ्टवेयर वाले परिदृश्य में ये कैसे काम करेगा? मान लीजिए कि मैनेजर के उस नए कोर बैंकिंग सिस्टम में कोई ऐसा ग्लिच या तकनीकी खराबी है जिसकी वजह से नए ग्राहकों का KYC डेटा सही से अपलोड नहीं हो रहा है। ये तो बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। या फिर सिस्टम नकद शेष यानी कैश बैलेंस को गलत कैलकुलेट कर रहा है। तो समवर्ती ऑडिटर जो रोजाना नए ऋणों के वितरण और KYC की जांच कर रहा है, वो इसे पहले या दूसरे दिन ही पकड़ लेगा और मैनेजर को बता देगा। हाँ, और सिस्टम तुरंत ठीक कर लिया जाएगा। अगर ये समवर्ती ऑडिट ना हो तो वो गलती पूरे साल दोहराई जाएगी। और फिर वही कैस्केडिंग इफेक्ट जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी। एक छोटी सी खराबी साल के अंत तक हजारों गलत खातों का पहाड़ बन जाएगी। और बैंक पर भारी जुर्माना भी लग सकता है। यानी ये रोज की साफ सफाई है। ये तो सच में मैनेजर के लिए एक तरह से वरदान है। अब आते हैं दूसरे मुख्य स्तंभ पर, जो है आंतरिक ऑडिट और सूचना प्रणाली ऑडिट। इंटरनल और IS ऑडिट। हाँ, मुझे रिसर्च देखकर ऐसा लगा कि समय के साथ आंतरिक ऑडिट का लक्ष्य काफी हद तक बदल गया है और अब धोखाधड़ी या फ्रॉड पकड़ना इसकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक बन गया है। बिल्कुल, धोखाधड़ी किसी भी बैंक के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि पूरी की पूरी बैंकिंग जनता के विश्वास पर ही तो टिकी है। सही बात है। और आज के डिजिटल युग में धोखाधड़ी कागजों पर कम और कंप्यूटर स्क्रीन के पीछे ज्यादा होती है। इसी वजह से IS ऑडिट इतना महत्वपूर्ण हो गया है। जी, सूचना प्रणाली ऑडिट की भूमिका आज बहुत विशाल है। रिजर्व बैंक ने इसके लिए बहुत विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। उस ब्रांच मैनेजर को भी ये पक्का करना होगा कि उसका नया सिस्टम सुरक्षा मानकों पर पूरी तरह खरा उतरे। यहीं पर मुझे
फिर से उन CATS तकनीकों की याद आ रही है। डॉक्यूमेंटेशन में एक शब्द था रेवेन्यू लीकेज। राजस्व रिसाव। क्या CATS का इस्तेमाल इस लीकेज को पकड़ने के लिए होता है? हाँ, और ये बहुत दिलचस्प प्रक्रिया है। रेवेन्यू लीकेज का मतलब है कि बैंक कहीं कोई ऐसा चार्ज वसूलना तो नहीं भूल रहा जो उसे ग्राहक से लेना चाहिए था। जैसे SMS अलर्ट का चार्ज या चेकबुक इशू करने की फीस। बिल्कुल। अब एक इंसान लाखों खातों में बैठकर ये तो चेक नहीं कर सकता कि हर खाते से 15 रुपए कटे या नहीं। ये तो नामुमकिन है। लेकिन CATS का उपयोग करके ऑडिटर पूरे डेटाबेस पर एक सिंपल सी क्वेरी चलाता है और कुछ ही सेकंड में उन सभी खातों की लिस्ट सामने आ जाती है जहां चार्ज नहीं कटा। ये बहुत एफिशिएंट है। और सिर्फ यही नहीं, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग नियमों के तहत कोई संदिग्ध लेन देन तो नहीं हो रहा। इसकी निगरानी भी इसी तकनीक से बहुत आसानी से की जाती है। ये तो वाकई क्लिक्स की ताकत है। और फिर साल के अंत में आता है सबसे बड़ा नाम, वैधानिक ऑडिट या स्टैट्यूटरी ऑडिट। जी, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की धारा 30 के तहत हर बैंक के लिए ये अनिवार्य है। लेकिन एक बात जो बहुत से लोगों को हैरान करती है वो ये है कि वैधानिक ऑडिटर हर एक वाउचर या बैंक की हर एक रसीद को चेक नहीं करते। वो फिर से शून्य से शुरुआत नहीं करते। बिल्कुल सही कहा आपने, वो ऐसा नहीं करते। और इसका कारण बहुत व्यावहारिक है। वो क्या है? वैधानिक ऑडिट आमतौर पर वित्तीय वर्ष के अंत में होता है और ऑडिटर के पास समय बहुत सीमित होता है। इसलिए वो समवर्ती और आंतरिक ऑडिट की रिपोर्ट पर बहुत अधिक भरोसा करते हैं। मतलब जो काम पहले हो चुका है उसका फायदा उठाते हैं। हाँ, वो देखते हैं कि क्या बैंक की आंतरिक जांच प्रणाली सही से काम कर रही है। उनका मुख्य फोकस सिर्फ बड़े और जोखिम भरे क्षेत्रों पर होता है। रिसर्च में वैधानिक ऑडिट के करीब 17 प्रमुख चरणों का उल्लेख है। इनमें गोइंग कंसर्न असेसमेंट और NPA क्लासिफिकेशन जैसे भारी भरकम शब्द हैं। रुकिए, आगे बढ़ने से पहले ये गोइंग कंसर्न असेसमेंट क्या है? क्या इसका मतलब ये जांचना है कि बैंक अगले साल तक जिंदा रहेगा या नहीं? आपने इसे बिल्कुल सही पकड़ा। गोइंग कंसर्न का मतलब ही यही है कि क्या बैंक के पास पर्याप्त पैसा और संसाधन है कि वो निकट भविष्य में अपना कारोबार जारी रख सके। तो वैधानिक ऑडिटर ये देखता है कि कहीं बैंक दिवालिया होने की कगार पर तो नहीं है। बिल्कुल। इसके अलावा NPA यानी गैर निष्पादित संपत्तियों का वर्गीकरण बहुत अहम है। NPA यानी वो लोन जो वापस नहीं आ रहे हैं। हाँ, मान लीजिए उसी ब्रांच मैनेजर ने कोई बड़ा लोन दिया था जो अब वापस नहीं आ रहा है। मैनेजर शायद उसे छुपाना चाहे ताकि उसकी परफॉर्मेंस खराब न दिखे। वो उसे अच्छा लोन दिखा सकता है। तो वैधानिक ऑडिटर बड़ी लोन फाइलों की जांच करके ये सुनिश्चित करता है कि खराब लोन को सही तरीके से NPA घोषित किया गया है या नहीं। और वो बेसल 3 का भी कुछ जिक्र था। हाँ, बेसल 3 एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है जो तय करता है कि आर्थिक झटकों का सामना करने के लिए बैंक के पास पर्याप्त कैपिटल रिजर्व है या नहीं। तो अगर मैं इसे एक आसान उदाहरण से समझाऊं, तो समवर्ती ऑडिट घर की रोजाना के झाड़ू पोछा है। आंतरिक ऑडिट महीने की डीप क्लीनिंग है जिसमें हम जाले वगैरह साफ करते हैं। बहुत बढ़िया तुलना है ये। और वैधानिक ऑडिट साल के अंत में घर का वो फाइनल इंस्पेक्शन है जो ये तय करता है कि घर की नींव और पिलर्स मजबूत हैं या नहीं। और ये तीनों एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। एकदम सही। लेकिन रुकिए, लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती है। इन 3 मुख्य स्तंभों के अलावा भी कुछ अन्य विशिष्ट ऑडिट होते हैं। जी, कई और तरह के ऑडिट होते हैं। इनमें एक नाम जो किसी जासूसी फिल्म जैसा लगता है वो है फॉरेंसिक ऑडिट। ये क्या होता है? नाम जासूसी वाला है और इसका काम भी कुछ वैसा ही है। देखिए, सामान्य ऑडिट ये मानकर चलते हैं कि सब कुछ सही है जब तक कि कोई गलती ना मिल जाए। लेकिन फॉरेंसिक ऑडिट तब शुरू होता है जब धोखाधड़ी का शक होता है या वो पकड़ में आ जाती है। इसका काम सिर्फ ये गिनना नहीं है कि कितने पैसे का नुकसान हुआ। तो फिर इसका मुख्य काम क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य सबूत इकट्ठा करना है ताकि अदालत में केस साबित किया जा सके। सबसे बड़ी बात, फॉरेंसिक ऑडिट उन व्यक्तियों के नाम उजागर करता है जो धोखाधड़ी में शामिल थे। ओह, तो ये सीधे तौर पर जिम्मेदारी तय करता है। हाँ, और ये भी साबित करता है कि उनका इरादा जानबूझकर वित्तीय लाभ उठाने का था। मतलब गलती से नहीं हुआ, बल्कि इंटेंट था। बाप रे, ये तो सच में बहुत गंभीर मामला है। इसके अलावा मैंने रेवेन्यू और स्टॉक ऑडिट के बारे में भी पढ़ा था। बड़ी ब्रांचों में शायद ये बहुत आम है। हाँ, जहां करोड़ों के कॉर्पोरेट लोन दिए जाते हैं
वहां बैंक ये चेक करवाता है कि जिस कंपनी ने स्टॉक या इन्वेंट्री के नाम पर लोन लिया है, क्या वास्तव में उसके गोदाम में उतना कच्चा माल मौजूद है भी? या फिर सिर्फ कागजों पर ही गोदाम भरा हुआ दिखाया गया है। बिल्कुल। इसके साथ ही मैनेजमेंट ऑडिट भी होता है, जो ये देखता है कि बैंक के प्रबंधन की नीतियां कितनी कुशल हैं, क्या संसाधनों का सही उपयोग हो रहा है। और टैक्स ऑडिट वगैरह भी होते होंगे? जी, टैक्स ऑडिट और जीएसटी ऑडिट ये सुनिश्चित करते हैं कि बैंक ने सरकार को अपना सारा टैक्स सही समय पर चुकाया है। तो अगर हम इन सभी को एक साथ जोड़कर देखें, समवर्ती ऑडिट की रोजमर्रा की नज़र, आंतरिक ऑडिट की तकनीक संचालित गहराई, वैधानिक ऑडिट का मैक्रो लेवल विजन और जरूरत पड़ने पर फोरेंसिक ऑडिट की सख्ती, तो ये सब मिलकर एक बहुत ही अभेद सुरक्षा जाल, मतलब एक सेफ्टी नेट बनाते हैं। बिल्कुल। ये जाल उस ब्रांच मैनेजर की गलतियों को रोकता है, बैंक को भारी जुर्माने से बचाता है और सबसे अहम बात, आम जनता के उस पैसे की रक्षा करता है जो उन्होंने बैंक पर भरोसा करके जमा किया है। ये सिंथेसिस बिल्कुल सटीक है। आज का ऑडिट केवल गलतियां निकालने के बारे में नहीं है, एक मजबूत और टिकाऊ बैंकिंग ढांचा तैयार करने के बारे में है। रिस्क को पहले से भांप लेना और तकनीक का सही इस्तेमाल करना ही आधुनिक ऑडिट की असली सफलता है। तो आज की इस गहन चर्चा के निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि हमने ऑडिट की बदलती हुई दुनिया को समझा, हमने देखा कि कैसे ये टिक्स से क्लिक्स तक पहुंच गया है और सिर्फ गणितीय सटीकता की बजाय उचित और सही तस्वीर पेश करने पर केंद्रित है। हमने RBI के माध्यम से ये भी जाना कि भविष्य के जोखिमों का प्रबंधन कैसे होता है, और हमने उन 3 मुख्य ऑडिट स्तंभों को डिकोड किया जो रोजमर्रा के कामकाज से लेकर साल के अंत तक बैंक को सुरक्षित रखते हैं। जी, तकनीक ने इस पूरी प्रक्रिया को जितना बदल दिया है वो वाकई हैरान करने वाला है।